जय हिंद मित्रों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। दोस्तों आज हम देखेंगे पार्ट 3 मतलब चैप्टर 3 धातु और अधातु के वन शॉट में एक सब कुछ एक थोड़ा सा ऊपर से कि भाई मक्खन कि भाई क्या होता है चैप्टर में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, थोड़ा आपको रिवाइज हो जाएगा। वन शॉट में अपन रिवाइज करते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि भाई धातु और अधातु की पहचान कैसे करते हैं। कुछ गुण होते हैं जिससे अपन ये पता कर सकते हैं कि ये धातु है ये अधातु है। पहला गुण है चमक। धातु में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। ध्वनिक होते हैं धातु, धातु को टकराने पर आवाज आती है लेकिन अधातु जब टकराते हैं तो आवाज नहीं आती है। तन्यता होती है धातु में। धातु में क्या होती है? तन्यता, मतलब धातु को अपन खींच करके एक तार के समान उसको लंबा कर सकते हैं लेकिन अधातुओं को नहीं कर सकते क्योंकि वो कमजोर होते हैं। ठीक है, इस वजह से वो टूट जाते हैं। तो तन्यता का गुण धातु में होता है, अधातु में नहीं होता। अगला पॉइंट है कि धातु होते हैं कठोर। ठीक है, धातु होते हैं कठोर और जो अधातु है वो कठोर नहीं होते, आसानी से टूट जाते हैं। धातु आसानी से नहीं टूटते। ठीक है, विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं धातु। ठीक है, उनके अंदर विद्युत प्रवाहित हो सकती है। ठीक है, ऊष्मा प्रवाहित हो सकती है लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक और इसके अंदर है, एक और इसमें आघात वर्ध्य। आघात वर्ध्य, देखिए आघात वर्ध्य का मतलब होता है जब अपन किसी टुकड़े को एक पीट पीट करके एक चद्दर की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं कि भाई उसको एक प्लेट की शेप में, एक प्लेन शेप में अपन उसको फ्लैट कर सकते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्य। मतलब जो आघात को सहने की क्षमता रखता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आघात वर्ध्य। ठीक है, आघात को वहन करने की क्षमता रखता है उसको अपन आघात वर्ध्य बोलते हैं। धातु में होती है क्योंकि उसको कितना ही पीट लो नहीं टूटता। ठीक है, लेकिन अधातु की एक बार एक दो चोट मारोगे तो वो आसानी से टूट जाता है। मतलब आघात वर्ध्य, चमक, ध्वनिक, तन्यता, ऊष्मा, विद्युत के सुचालक ये कौन होते हैं? धातु होते हैं, लेकिन अधातु नहीं होते। ठीक है, अब देखिए जैसे हर एक क्लास में कोई ना कोई अपवाद होता है, हर एक घर में कोई ना कोई अपवाद होता है, वैसे ही इनमें क्या अपवाद है। धातु में अगर अपवाद को लेके बात करूं तो मरकरी, सीजियम, गैलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, ये क्या है? अपवाद है। धातु के अंदर मरकरी क्या काम आता है भाई? मरकरी भी अपवाद है। ये रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है मरकरी। ठीक है, रूम टेम्परेचर पर द्रव अवस्था में होता है। सीजियम, गैलियम क्या होता है? ये ऊष्मा के क्या होते हैं? कुचालक होते हैं। ठीक है, जो लिथियम है उसको अपन चाकू से काट सकते हैं। अब देखिए मैंने बताया था कि भाई जो धातु होता है वो कठोर होता है लेकिन कठोर चाकू से थोड़ी कट सकता है, लेकिन लिथियम क्या होता है? धातु होकर भी चाकू से अपन उसको काट सकते हैं। ठीक है, अधातु पे चलते हैं। अधातु में क्या होता है? अधातु में आयोडीन होता है। आयोडीन चमकीला होता है। मैंने अभी बताया था कि चमक किसके अंदर होती है? केवल धातु में, लेकिन आयोडीन में क्या होती है? चमक होती है और ये एक अधातु है। इस वजह से ये क्या है? अपवाद है। कार्बन भी क्या है? अपवाद है, क्योंकि कार्बन के अगर कोयले की बात करते हैं कमजोर होता है, हीरे की बात करें तो कठोर होता है, ग्रेफाइट की बात करें कमजोर होता है। ठीक है, तो कहने का सेंस क्या हुआ कि दोनों तरीके के गुण दर्शाता है। कुछ धातु भी दर्शाएगा, कुछ अधातु भी दर्शाएगा, इसलिए इनको कौन सी कैटेगरी में रखा गया है? अपवाद की कैटेगरी में। धातु वाले अपवाद की कैटेगरी में ये सारे, अधातु वाले अपवाद की कैटेगरी में ये दोनों। ठीक है, अब इनकी पहचान कैसे करें? कई सारे तत्व होते हैं कि भाई ये कौन सा धातु है, पूछ लिया, मान के चलो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिया कि भाई ये क्या, ये धातु है, क्या ये अधातु है, क्या ये गैस मतलब गैसीय अवस्था में। ठीक है, अब देखिए अगर किसी की संयोजकता, संयोजकता आपको वैलेंसी बताई होगी। ठीक है, अगर किसी की संयोजकता 1 2 3 है तो धातु होगा। किसी की संयोजकता यदि 4 है तो उपधातु होगा। 5 6 7 है तो अधातु और 8 है तो गैस की अवस्था में होगा। यानी कि अगर 1 2 3 किसी की संयोजकता है, मान के चलो कुछ तत्व है उनकी संयोजकता 1 2 3 है तो उनकी जो प्रकृति कैसी होगी? धात्विक। किसी की संयोजकता 4 है तो उस 4 संयोजकता वाले की क्या प्रकृति, मतलब वो कौन सा तत्व होगा? उपधातु। और 5 6 7 है तो अधातु और 8 है तो किसी का गैस के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये पहचान है कि भाई आपको काफी मतलब आगे जो भी आगे साइंस में लगा उसके अंदर ये काफी इंपॉर्टेंट करेक्टर है जो आपको मतलब बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करेंगे। देखिए आगे चलते अपन सक्रियता श्रेणी पे। सक्रियता श्रेणी कि भाई कौन सा तत्व कितना सक्रिय है, कितनी ज्यादा मतलब कितनी जल्दी अभिक्रियाशील कर सकता है। ठीक है, अब ये सक्रियता श्रेणी मैंने लिख चुका हूं। अब इसमें देखिए सबसे पहले पोटेशियम लीजिए और एयू लीजिए, गोल्ड। ठीक है, आप बीच में थोड़ा सा देखते रहिए क्योंकि अपन शॉर्टकट में चल रहे हैं।
सोडियम मैं लिख रहा हूं कि जब इधर से अपन इधर चल रहे हैं, तीर का निशान देखिए, तो बढ़ती हुई अभिक्रियाशीलता, मतलब इधर सबसे कम अभिक्रियाशील, इधर बढ़ते 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 पोटेशियम सबसे ज्यादा क्या है, अभिक्रियाशील। मतलब पोटेशियम जब भी अपन को प्राप्त होगा प्राकृतिक रूप से, पोटेशियम जब भी अपन को प्राकृतिक रूप से प्राप्त होगा तो वो अपन को किसी न अयस्क के रूप में मिलता है, क्योंकि ये क्या होता है, अभिक्रियाशील बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये अपन को अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। फिर इसका निष्कर्षण करके अपन इसको अलग करते हैं, ठीक है। वैसे ही गोल्ड है, गोल्ड का अभिक्रियाशील उतना नहीं होता जितना पोटेशियम होता है, इसलिए ये कभी कभी अपन को एक सिंगल फॉर्म में भी अपन को प्राप्त हो जाता है। वैसे ये भी अयस्क के रूप में प्राप्त होता है, लेकिन मेजोरिटी मतलब अपन ये जो गोल्ड है ये अपन को सिंपल फॉर्म में भी प्राप्त हो सकता है, ठीक है। ये चीज में किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है किसी को, ठीक है। तो यहां तक किसी को समझ में आया, सभी को समझ में आया होगा हालांकि, ठीक है। सुचालक कुचालक मैं सब बता चुका हूँ। देखिए एक बार थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। धात्विक, चमक, ध्वनिक, तन्यता, उष्मा के विद्युत और उष्मा के सुचालक धातु होते हैं, अधातु नहीं होते, ठीक है। इतना याद रखना कि भाई कौन सा धातु का गुण है, कौन सा धातु का गुण है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब अपन आगे चलते हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं अब अपन रासायनिक गुणधर्म। अभी तक अपन ने जो देखा था कि ध्वनिक, चमक, आघातवर्धक, ये कौन से गुणधर्म थे, भौतिक गुणधर्म, ठीक। अब अपन देखेंगे रासायनिक गुणधर्म कि भाई रसायन के हिसाब से कौन कौन से अपने प्रभाव प्रदर्शित करता है। पहला अपन देखेंगे दहन। देखिए जब अपन धातु को जलाते हैं, धातु को देखिए किसी भी चीज को अगर जलाना हो, अगर कोई भी ऐसी अभिक्रिया में आपको कहे कि भाई किसी भी चीज को जलाना हो, तो जलाने का मतलब है वो किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। किससे अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से। और जब भी कोई चीज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो वो हमेशा बनाती है ऑक्साइड। ये बात ध्यान रखिएगा कि भाई जब भी धातु या कोई अलग वस्तु, कोई पदार्थ जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो वो धातु का ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। क्या बनाएगा, धातु को जब अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनाएगा, धातु ऑक्साइड, ठीक है। अब देखिए धातु ऑक्साइड तो अपन के पास बन चुका है, लेकिन कभी ये क्या है, घुलता नहीं है, मतलब अघुलनशील होता है। लेकिन कोई होते हैं घुलनशील, कोई होते हैं अघुलनशील। देखिए अब एक चीज मैं बताता हूं, कुछ स्पेशल धातु ऑक्साइड होते हैं, कुछ स्पेशल धातु ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, वरना कुछ एक ही होते हैं जो केवल अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल ऐसे अपवाद मान के सकते हो, मतलब कुछ भी अपवाद मान लो या फिर कुछ भी मान सकते हो, तो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके वो क्या देते हैं, लवण और जल। और उनको अपन कहते हैं उभयधर्मी, उभय उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं। कौन से ऑक्साइड, अर्थात वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल उत्पाद बनाते हैं, वो कौन से ऑक्साइड कहलाते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड। हालांकि है तो धातु ऑक्साइड, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, इस वजह से उसको अपन क्या बोलते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अब देखिए धातु की करवा ली अपन दहन। अब अपन देखते हैं धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो वो क्या मतलब प्रभाव दिखाता है। देखिए मान के चलिए कोई ए धातु है, ठीक है, कोई ए अलग धातु है, कोई बी अलग चीज है, कोई अलग धातु है, उसका एक लवणीय विलयन है, ठीक है। उसका एक क्या है, लवणीय विलयन है, ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है, वो क्या है, लवण है, ठीक है। ना तो वो अम्लीय है ना क्षारीय है, अर्थात समझना वो लवणीय विलयन है। तो एक अलग धातु ए है, कोई एक अलग धातु बी है। जब अपन दोनों का अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, विस्थापित कर लेते हैं एक दूसरे को। इसने इसको विस्थापित कर दिया, इसने इसको विस्थापित कर दिया था। यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हुई, अभी मैंने बताया था जब मैं सक्रियता श्रेणी भी समझाई थी तो मैंने बताया था कि भाई ये क्या कर सकते हैं, विस्थापित कर सकते हैं एक दूसरे को। तो इसमें क्या हुआ, जब जल के साथ ऐसी अभिक्रिया होती है धातु की किसी लवण के साथ में, किसी लवणीय धातु, जब किसी धातु की अभिक्रिया किसी लवणीय विलयन में करवाते हैं, किसी धातु के लवणीय विलयन में करवाते हैं, तो वो क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को विस्थापन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को विस्थापन कर लेते हैं, ठीक है। और क्या वो क्या बना लेंगे, लवणीय और वो धातु, मतलब एक दूसरे को क्या कर लेंगे, विस्थापन कर लेंगे, किसके आधार पर, सक्रियता श्रेणी के आधार पर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। जब धातु को दहन हुआ तो धातु ऑक्साइड बना, और जब कोई स्पेशल धातु ऑक्साइड अम्ल और क्षार दोनों के साथ में अभिक्रिया कर सकता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं,
अव्यधर्मी ऑक्साइड, क्योंकि वो दोनों से क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, दहन हो गया। ठीक है, अब देखिए कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं जो फटाफट, कुछ एक पदार्थ ऐसे होते हैं, कुछ एक धातु ऐसे होते हैं जो फटाफट ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं, उसको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि सोडियम। ठीक है, जैसे कि सोडियम। ठीक है, और जैसे कि पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम ये ऐसी चीजें हैं जिसको अगर आप खुली हवा में रखोगे, देखिए वैसे तो ओपन एयर में हीट बहुत कम होती है, ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, अगर इनको अपन ओपन एयर में रख देते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, फटाफट ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेते हैं और क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, ऑक्साइड बना लेंगे। इसलिए ऑक्साइड ना बने इस वजह से अपन उसको केरोसिन के तेल में या किसी ऑयल में उसको डाल के रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन के संपर्क में ना रहे, ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचे। ठीक है, इस तरीके से अपन सोडियम और पोटेशियम को सेफ रख सकते हैं केरोसिन के तेल में डालकर। ठीक है, आपने लैब में भी देखा होगा इनको, अगर दिखाया होगा तो आपको। ठीक है, तो यह था दहन और ज्वाला, मतलब दहन का और धातु का जल के साथ में अभिक्रिया और धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं, आगे अपन पढ़ेंगे आयनिक। तो आइए चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, अपन ने धातु के बारे में पढ़ लिया है, अब अपन देखते हैं आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक वो होते हैं जो धातु और अधातु को क्रिया करने पर धातु इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण कर देता है अधातु में, उसके बाद में जो उत्पाद बनता है वो कौन सा कहलाता है, आयनिक यौगिक। जैसे कि NaCl, MgCl2। ठीक है, इसमें सोडियम धातु ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉनों को क्लोरीन को दे देगा ताकि बीच में बंध बन सके और ये नए यौगिक का निर्माण कर सके। वैसे ही मैग्नीशियम क्या करेगा, जो क्लोरीन है उसको इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण करने के बाद में MgCl2 का निर्माण, मतलब यौगिक का निर्माण कर लेगा, और ये क्या है, आयनिक यौगिक है। ठीक है, जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण यौगिक बनते हैं तो उसको अपन बोलते हैं आयनिक यौगिक। ठीक है, अब ये जो आयनिक यौगिक होते हैं वो एकदम मजबूत होते हैं। ठीक है, जब धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है उसको अपन आयनिक यौगिक बोलते हैं। अब ये बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, मजबूत। इसका पहला गुणधर्म होता है भौतिक प्रकृति, मतलब ये बहुत ही ज्यादा, मतलब एकदम मजबूत तरीके से जुड़े हुए होते हैं, इस वजह से ये कठोर होते हैं। और जो चीज जितनी ज्यादा मजबूत होती है उसको तोड़ने के लिए उतनी ज्यादा शक्ति, उतनी ही ज्यादा ऊष्मा जरूरत पड़ती है। ठीक है, उतने ही ज्यादा क्या करने पड़ते हैं। मान के चलिए कोई दो दोस्त हैं, वो एकदम पक्की दोस्ती हो, अब अगर आपको तोड़नी है उनकी दोस्ती तो एकदम अलग काम से, मतलब अलग तरीके से काम करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ज्यादा उनको कहना सुनना पड़ेगा कि भाई ये तेरे बारे में क्या बोलता है, तेरे में क्या बोलता है, मतलब बहुत ज्यादा उनको बोलेंगे तब जाके वो एक दूसरे के ऊपर शक करेंगे। वैसे इधर क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो इनकी भौतिक प्रकृति कैसी होती है, बहुत ही ज्यादा मजबूत। और बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं तो इनके गलनांक और क्वथनांक दोनों क्या होंगे, गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होंगे, मतलब इनको ऊष्मा ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, अगर इनका जो तोड़ना है, इनको तोड़ना है इन यौगिकों को, तो इनको ऊष्मा बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी। ठीक है, अर्थात इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं। तीसरा है घुलनशीलता, ये पानी में तो घुल जाते हैं लेकिन केरोसिन पेट्रोल में नहीं घुलते। ठीक है, ये पानी में तो घुल जाते हैं, अर्थात जल में तो घुलनशील है, लेकिन केरोसिन और पेट्रोल में अघुलनशील, मतलब ऑयल में नहीं घुलते हैं। एक तरीके से ये याद रखिए, ऑयल में ये नहीं घुलते, ऑयली होता है ये भी, तो ऑयल में ये नहीं घुलते, पानी में घुल जाते हैं, आयनिक यौगिक। ठीक है, अगला है इसका विद्युत चालकता, ये विद्युत चालन तो करते हैं द्रव अवस्था में या, ठीक है, लेकिन ठोस अवस्था में ये विद्युत चालन नहीं करते। ठीक है, ये ठोस अवस्था में विद्युत चालन नहीं करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, आयनिक यौगिक समझ में आया। देखिए मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूं, जैसे कि मान के चलिए सोडियम है, ठीक है, एक तरफ है क्लोरीन। क्लोरीन की संयोजकता कितनी होती है, एक, मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है बंध बनाने के लिए। ठीक है, देखिए अब जो सोडियम है, ठीक है, अब जो सोडियम है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है,
एक इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत होती है, तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है और दोनों बना लेते हैं, बंद बना लेते हैं, अर्थात NaCl बना लेंगे। क्या बना लेंगे, आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक बना लेंगे। और ये बहुत ही ज्यादा मजबूत होते हैं, गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। जल में तो घुलनशील है, लेकिन केरोसिन पेट्रोल में घुलनशील नहीं है। अब देखिए जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप इसको दिमाग में नोट करते चलिए, थोड़ा सा दिमाग में फिट करते चलिए। आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक होता है अगर धातु इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करके अधातु में एक नया यौगिक बनाता है। कौन सा यौगिक हो जाता है, आयनिक यौगिक। आयनिक यौगिक मजबूत होते हैं क्योंकि ये आयनिक यौगिक इसलिए मजबूत होते हैं क्योंकि इन्होंने क्या किया, धातु ने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान किया है अधातु से, ठीक है। इस वजह से ये मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े होंगे और मजबूत होंगे, टूटेंगे नहीं आसानी से। और जब टूटेंगे नहीं तो उनका गलनांक और क्वथनांक भी उच्च होगा, ठीक है। और विद्युत चालन करेंगे, ठोस में नहीं करेंगे, लेकिन द्रव अवस्था में ये विद्युत चालन कर लेते हैं, ठीक है। द्रव अवस्था में ये विद्युत चालन कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ तक समझ में आया आपको, ठीक है। आयनिक यौगिक समझ में आया, ठीक है। आप नोट करते चलिए धीरे धीरे, क्योंकि ये अपन कोर तरीके से चल रहे हैं। जिसको भी अगर लेक्चर देखना हो फुल इसके डिटेल में कि भाई ये क्या होता है क्या नहीं होता है, बहुत ही ज्यादा, तो ये आपको याद रखने के लिए मनचोट इसलिए होता है कि भाई आपको दिमाग में थोड़ा सा फिट रहे कि भाई ये चीजें होती क्या है, ठीक है। आपका रिवीजन मान के चलिए, रिवीजन एक तरीके से वन शॉट होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। तो अपन आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं अपन धातु का परिष्करण, धातु का परिष्करण। धातु का परिष्करण का मतलब होता है कि भाई धातु को अपन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था, जब अभिक्रियाशील बताई थी, तो कुछ धातु अयस्क के रूप में प्राप्त होते हैं और कुछ अपन को सेपरेटली अपन को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब अयस्क मतलब क्या होता है, देखिए जब अपन किसी चीज को खोद करके निकालते हैं तो खनिज कहलाता है, ठीक है। जब अपन किसी पदार्थ को खोद करके निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, खनिज। लेकिन जब वो किसी मिश्रित अवस्था में होता है, क्या होता है, मिश्रित अवस्था में होता है, मतलब किसी के साथ मिला हुआ होता है, वो अलग नहीं होता, उसको अपन बोलते हैं अयस्क। जैसे लोहा अयस्क, ठीक है। क्या होता है, लोहा अयस्क। जैसे एक तो होता है लोहा, एक अपन स्टील, स्टील भी गए लोहा अयस्क है, क्योंकि वो भी किससे बनता है, लोहे से बनता है। बस उसके अंदर अपन कार्बन की मात्रा एक लिमिटेड कर देते हैं, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, लोहा अयस्क, ठीक है। अब देखिए अपन आगे चलते हैं, इसको चार्ट के हिसाब से बताता हूं मैं। देखिए अयस्क होता है, उसका अपन क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, ठीक है। सांद्रण मतलब जो अपन उसको प्राप्त करने के बाद में उसको अपन को एक विलयन के रूप में उसको अपन क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, ठीक है। जब तीन तरह की होती, उच्च अभिक्रियाशील, मतलब मैंने बताया था कि इधर तो पोटेशियम था और इधर गोल्ड था। इधर सबसे निम्न अभिक्रियाशील, बीच वाले हो गए मध्यम अभिक्रियाशील वाले, और एकदम शुरुआत वाले पोटेशियम के पास वाले हो गए उच्च अभिक्रियाशील वाले, ठीक है। तो उनके अपन बारे में पहले बात करते हैं। जब उच्च अभिक्रियाशील धातु है, सबसे पहले क्या करेंगे, गलित धातु का विद्युत विघटन। अपन उसको पानी में मिला लेंगे, गलित करके उसको विद्युत विघटन करेंगे, मतलब उसके अंदर कैथोड और एनोड डाल करके अपन उसको अलग कर लेंगे, और फिर शुद्ध धातु अलग हो जाएगा, और जो बाकी दूसरा धातु है वो अलग हो जाएगा, और अपन को क्या मिल जाएगा, शुद्ध धातु, ठीक है। उच्च अभिक्रियाशील का अपन विद्युत अपघटन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, एकदम सिंपल तरीके से धातु का निष्कर्षण कर सकते हैं, ठीक है। मतलब उसको प्राप्त कर सकते हैं शुद्ध धातु को, ठीक है, उच्च अभिक्रियाशील में, ठीक है। अब अपन देखते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातु में। मध्यम अभिक्रियाशील धातु में दो तरीके की होती है, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। क्या होते हैं, कार्बोनेट अयस्क और सल्फाइड अयस्क। मतलब एक तो कार्बोनेट के अयस्क के रूप में होता है और एक सल्फाइड के अयस्क के रूप में होता है। कार्बोनेट वाले का करेंगे अपन निस्तापन अभिक्रिया, कार्बन वाले का अपन करेंगे निस्तापन अभिक्रिया, और बाकी सल्फाइड का करेंगे भर्जन अभिक्रिया। अब देखिए भर्जन और निस्तापन होता क्या है। जब अपन, भर्जन का मतलब होता है कि जब अपन जो सल्फाइड अयस्क है उसको अपन वायु में एकदम हाई टेम्परेचर पर गर्म करते हैं, तो अपन उसको बोलते हैं सल्फ भर्जन। लेकिन जब अपन लिमिटेड क्या कर देते हैं, लिमिटेड वायु में अधिक ताप पर उसको गर्म करते हैं, तो अपन क्या कहलाते हैं, निस्तापन, ठीक है। इसमें वायु लिमिटेड नहीं है,
इसमें लिमिटेड वायु, एक फिक्स वायु में जब अपन उसको गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर पर तो अपन को क्या मिलता है, धातु का ऑक्साइड। वर्जन करेंगे तो भी धातु का ऑक्साइड मिलेगा और निस्तापन करेंगे तो भी धातु का ऑक्साइड मिलेगा। फिर अपन उसको अपचयन अभिक्रिया के द्वारा शोधन करके अपन शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, वर्जन निस्तापन समझ में आया। उच्च अभिक्रियाशील में क्या होता है, देखिए उच्च अभिक्रियाशील में होता है अपन ने उसको विद्युत विघटन किया, विद्युत विघटन करने के द्वारा अपन उसको शुद्ध धातु को प्राप्त कर सकते हैं। निम्न अभिक्रिया मध्यम अभिक्रियाशील में क्या हुआ, सल्फाइड अयस्क थे, कार्बोनेट अयस्क था, उसका अपन क्या किया, निस्तापन किया और भर्जन किया, धातु ऑक्साइड मिल गया। धातु ऑक्साइड के बाद में अपन उसको शोधन करके अपचयन करके शुद्ध धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखते हैं अपन निम्न अभिक्रियाशील धातु है, ये मतलब मोस्टली अपन को सल्फाइड अयस्क में ही मिलता है। जो निम्न अभिक्रियाशील वाली धातु होती है वो भी अपन को मोस्टली किस में मिलती है, सल्फाइड अयस्क में मिलती है। उसका अपन सल्फाइड का जैसे अपन ने किया था वर्जन, यहाँ पर भी वर्जन करेंगे, धातु मिलेगी और फिर उसका अपन क्या करेंगे, परिष्करण। लेकिन जो मध्यम अभिक्रियाशील होती है, ठीक है, कभी कभी क्या होता है इनमें अपन को गैंग मिल जाती है। गैंग का मतलब क्या होता है, मान के चलिए अपन ने शुद्ध धातु प्राप्त कर लिए लेकिन फिर भी उसके अंदर एकदम बारीक महीन मिट्टी के कण होते हैं, मिट्टी के कण होते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में अपन उसको क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक है, समझ गए। जब शुद्ध धातु में एकदम महीन बारीक छोटे छोटे मिट्टी के कण उपस्थित होते हैं, वो अलग नहीं हो पाते, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैंग। उनसे अलग करने के लिए अपन को इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस करना पड़ता है, मतलब विद्युत अपघटन करना पड़ता है और उससे क्या होता है, गैंग अलग हो जाती है और फिर धातु शुद्ध अपन को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सांद्रण में कोई दिक्कत, ये मध्यम अभिक्रियाशील, उच्च अभिक्रियाशील, निम्न अभिक्रियाशील। ठीक है, सल्फाइड अयस्क प्राप्त होता है अपन को निम्न में सल्फाइड अयस्क, निम्न अभिक्रियाशील, मध्यम में सल्फाइड कार्बोनेट दोनों और उच्च में अपन को वैसे ही प्राप्त हो जाता है, लेकिन बस थोड़ा सा अपन को विद्युत अपघटन करने की जरूरत पड़ती है और ये तो अपन को सेपरेट प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो जो मिश्रित गंदगी होती है धातु के अंदर उसको अपन बोलते हैं गैंग। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अपन चलते हैं आगे, तो आइए चलिए शुरू करते हैं संक्षारण। ठीक है, संक्षारण का मतलब होता है जंग, तो पता है जंग का मतलब संक्षारण। ठीक है, कोरोजन। देखिए जब धातु खराब होने लग जाए मतलब उसका क्या हो रहा है, संक्षारण हो रहा है, एक प्रक्रिया है। अगर लोहे पर लाल या भूरे रंग की परत दिख जाए तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है, मतलब लोहा अगर लाल भूरे रंग में परिवर्तित होना शुरू हो जाए तो आयरन ऑक्साइड बन रहा है। ठीक है, कॉपर में अगर हरे रंग की परत दिख जाए कॉपर कार्बोनेट, सिल्वर में अगर काले रंग की परत दिख जाए सिल्वर सल्फाइड, तो ये संक्षारण मतलब अगर सिल्वर में भी सल्फाइड मतलब का संक्षारण होता है, कॉपर में भी होता है, लोहे में भी होता है। ठीक है, नुकसान करता है काफी, क्योंकि धातुओं का इससे नुकसान होता है, ये खराब होते जाते हैं इससे धातु का हुआ नुकसान। ठीक है, अब संक्षारण से सुरक्षा के लिए क्या करें, पेंट कर सकते हैं, ग्रीस लगा सकते हैं उसके ऊपर। यशद लेपन, यशद लेपन का मतलब होता है किसी धातु पर जब अपन कोई परत चढ़ा देते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी आती है उसके ऊपर पानी चढ़ाया जाता है, तो वो भी क्या एक तरीके का मतलब यशद लेपन है। लेकिन यहाँ पर यशद लेपन का मतलब ये कि अपन कि जब धातु पर अपन कोई दूसरी परत चढ़ा देते हैं, जैसे कि टिन की परत चढ़ा दिया। ठीक है, टिन की जैसे कि क्रोमियम की परत आती थी पहले, एटलस साइकिल आती थी, जो हैंडल होता था उसके ऊपर टिन की मतलब क्रोमियम की परत आती थी, मतलब उससे क्या हो संक्षारित नहीं होता था वो जल्दी से, और वो मजबूत काफी सालों तक चलती थी, वो काफी मजबूत होती था। ठीक है, मजबूत भी वो होता था। अब पेंट करके जैसे लेपन करें और मिश्र धातु बना करके, मिश्र धातु मतलब दो धातु या तीन धातु को मिलाकर कोई नई धातु बनाना, जैसे कि कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, कॉपर और टिन को मिलाएंगे तो कांसा बनेगा, कॉपर और जिंक को मिलाएंगे तो पीतल बनेगा, कॉपर और ये टिन को मिलाएंगे तो कांसा बनेगा, कॉपर और जिंक को पीतल, कॉपर और टिन को कांसा। ठीक है, तो अगर ये संक्षारण समझ गए कि भाई जब वस्तु पर जंग लगना शुरू हो जाए, धातु पर जंग लगना शुरू हो जाए, उसको अपन संक्षारण बोलते हैं। ठीक है, अगर सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ेगी, सिल्वर पर कौन सी परत चढ़ेगी, सिल्वर पर काले रंग की परत चढ़ेगी, कॉपर पर हरे रंग की परत चढ़ेगी, कॉपर पर हरे रंग की, सिल्वर पर काले रंग की, लोहे पर
भूरे रंग की या लाल रंग की, ठीक है। तो सिल्वर का बनेगा सिल्वर सल्फाइड, क्योंकि वो सल्फर से अभिक्रिया करेगा। कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो कार्बोनेट, ठीक है। कॉपर कार्बोनेट बनेगा, सिल्वर सल्फाइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड बनेगा, क्योंकि ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, ठीक है। कॉपर हरे रंग की, सिल्वर काले रंग की परत, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ठीक। एक और सूचना कि किसी को नोट्स चाहिए हो, डिटेल में पढ़ना हो, तो आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, चैनल पे जा करके डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल दिया गया, आप वहां से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है।